10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। वाह, क्या क्या मौसम है। महक सी आ रही होगी आपको, एक साउथ इंडियन की, है ना। ये जो 1 घंटे का मौका मिला है तुमको, बड़े सुकून से निपटा के आए हो तुम डोसा सांभर, है ना। आशीष, और कैंटीन कुछ में क्या मिलता बनता है नहीं आज? हमें आराम से। ऑप्शन ही यही रह गया है। देखिए, मैं तो विजुलाइज कर लेता हूँ। मैं तो उस कैंटीन को विजुलाइज कर लेता हूँ। आप बैठे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, डोसा सांभर चल रहा होगा। आपने इतनी देर बोला, ये बहेती साहब आजकल कैंटीन जब भी आते हैं, दर्शन करके जाते हैं, बहेती साहब भी विजुलाइज करना शुरू कर चुके होंगे। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी वीरू। 20 डेमा का फेलियर एक बार एज ऑफ नाउ अभी तक तो साबित हो रहा है। आता हूँ, बिल्कुल उस मार्केट पे आता हूँ। 10 के दमदार ट्रेड्स में, लेकिन अगले आधे घंटे क्या क्या करने वाले हैं वो क्विकली रन थ्रू करा दूँ। वीरू से चर्चा करेंगे। 45 मिनट का जो कंटिन्यूस सेशन अब तक हुआ है उस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। वो कैसा लगा, कैसा प्लेस्ड है और टेक्सचर अब कैसा नज़र आ रहा है। ये जो 4 आपको बाजार के दिग्गज नज़र आ रहे हैं स्क्रीन्स पे, ये चारों 10 के दमदार ट्रेड्स हमको देंगे। यानी कि अब यहाँ से कौन से स्टॉक्स इन लोगों को पसंद आ रहे हैं ट्रेड के लिहाज से। आगे मार्केट बिग वॉइसेस पे पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की पार्टनर जो हैं, फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा भी होंगी। उनसे जरा देश दुनिया की चर्चा करेंगे। फंडामेंटली कैसा लग रहा है, कहाँ नज़र है, उन सब पर। और IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कल अच्छा सा अपडेट दिया है मॉनसून का। तो IMD के अपडेट और थोड़ी सी डिटेल पे बातचीत होगी IMD के हेड ऑफ क्लाइमेट एंड रिसर्च सर्विसेज KS होसलीकर साहब से। ये सब होना है अगले आधे घंटे में। लेकिन पहले जरा मार्केट्स दिखाता हूं आपकी स्क्रीन्स पे। थोड़े से फीके से नजर आएंगे। ऑफ डेज हाईज कह लीजिए। इस 45 मिनट की कहानी यही है। अच्छे ग्लोबल संकेत थे। यूएस से बहुत बढ़िया हैंडओवर हमको मिला था, क्योंकि यूएस पे जो इन्फ्लेशन प्रिंट आया था रिटेल का, बड़ा कंफर्टिंग नंबर था। बाजार उम्मीद से बेहतर कोर इन्फ्लेशन के नंबर्स थे। ठंडा पड़ रहा था, वहां यूएस में उत्साह बढ़ गया था। यूएस में कल 3/4 से 1.5% तीनों बेंचमार्क्स उछल गए, इस उम्मीद में कि एक बार नहीं, शायद हो सकता है नंबर्स को देखते हुए फेड 2 बार इस साल कटौती कर दे दरों में। होप्स ड्राइव कर गई यूएस के मार्केट्स को। और हमारे सारे एशियन पियर्स एज वी स्पीक हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। पूरा एशिया बढ़िया मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हमने शायद शुरुआत ठीक करी, 130 अंक की मजबूती थी एक समय, लेकिन अब कूल ऑफ होके महज 30 अंक मजबूत। ऑफ डेज हाई 100 पॉइंट ऊपर से ठंडे पड़ गए हम लोग। हाँ, वो एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पे रख देता हूं। वो मिला जुला रुझान आज आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। तो आज कुछ निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कुछ निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सब हैं। मिक्स सी स्क्रीन है आपके लिए। लेकिन वीरू, अब वो 22,300, उसकी इंपॉर्टेंस तो खैर कितनी बार चर्चा हो गई, चाहे वो राइटर्स का जोन हो, आपके इंपॉर्टेंट एवरेजेस हो, या कल का हाई भी हो, उसी के आसपास आके अब वो 22,300 का अगर राइटर खड़ा हुआ था तो उसका कंफर्ट में 35 रुपए का प्रीमियम था। तो वो 35 रुपए के प्रीमियम वही हुआ आज। मेरे ख्याल से आज इंटरडे हाईज हैं 2330 के आसपास के। तो वो कॉल राइटर के कंफर्ट के बियॉन्ड खींच नहीं पाए हम लोग बाजार को, ठंडे पड़ गए। कल भी ऐसा ही हुआ था 22,300 के आसपास के इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास। कैसा लग रहा है 45 मिनट का सेशन, क्या कहानी बयां कर रहा है? पहले निफ्टी की चर्चा हो जाए। देखिए आशीष, हुआ क्या कि निफ्टी आईटी ने एक एडवांटेज दिया, बट रेस्ट ऑफ द मार्केट अभी भी वही सिंकिंग प्रोसेस में था। तो वो 5-1 मिनट के लिए अगर आप देखें उसके ऊपर गया, लेकिन फिर सिंक हो गया। जैसे कि मैं कह रहा था, मेरी वो ट्रेजेक्ट्री है, जरा 30 रुपए का पॉइंट लेकर आइए, वो 30 पॉइंट। अगर इस 30 पॉइंट में टिक गए, वो क्या था 22,276 और 302, इस 30 पॉइंट में टिकना जरूरी है। बट आपने उस 30 पॉइंट को 3 मिनट के अंदर सरेंडर कर दिया। ये 276, 302। अब मैं ये भी कह रहा था कि ये क्लासिकल फिर शॉर्ट ट्रेड बनेगा। देखिए, पर अब एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको डायरेक्टर साहब जरा चार्ट पे, डेली चार्ट पे जरा 50 डे में ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक्सपायरी डे है। आशीष, आपका 50 डे में परसिस्ट करता है करीब करीब 22,213 पे, और आज एक्सपायरी भी है तो 200 पे पुट राइटर भी है। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आपने सेल लिया या फिर शॉर्ट किया,
अगर 22,213, 22,190 सरेंडर करे तो ये निफ्टी की एक्सपायरी खराब हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपने सेल लिया है तो 213 और 190 को क्लियरली देखिए, वरना अगर वो टूटा तो 190, 130 की ट्रैजेक्टरी यानी जो बेस में हमने डिस्कस किया था वहाँ पे हम फिर जाएंगे। और क्योंकि आज आईटी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये नहीं टूटा, आई मीन 213, 190, तो अब फिर एक पुल बैक टूवर्ड्स आई थिंक मॉर्निंग हाइस पॉसिबल है। बट मेरी नज़र रही है रेस्ट ऑफ द डे के लिए आशीष, सुबह के हाई पे और अब 190 पे, 190, 213, क्योंकि वहाँ पे आता है पुट राइटर का जोन और आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी पे क्लियर कट शॉर्ट ट्रेड मिला आशीष, 48,000 का जोन फिर पार नहीं हुआ, सिंक हुआ, अब डेढ़ों के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आशीष, कुल मिला के बात आज निफ्टी के लिए मेरे ख्याल से अगले 1 घंटे के लिए सबसे क्रिटिकल पॉइंट होगा 22,213, 50 रेमा और 22,190। अगर ये 22-23 पॉइंट ये और सरेंडर करता है तो ये और सिंक होगा। अभी ये पिछले 10 मिनटों से यहाँ टिक रहा है, इसलिए टिक रहा है क्योंकि एग्जैक्टली यहीं पर आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जाता है। आशीष, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन, ऊपर से ठंडे पड़े, बहुत क्रिटिकल है ये 22,213, 22,190 का जोन। ये गया तो दिक्कतें बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो डिफाइंड मार्कर्स हैं ऊपर के लिए और नीचे के भी वीरों ने डिफाइन कर दिए आपके लिए। देखते हैं अब ये बाजार कहाँ जा रहा है, उसी थ्रेशोल्ड की तरफ जो लोअर थ्रेशोल्ड वीरू मेंशन कर रहे थे उसी की तरफ इस समय तो हम बढ़ते हुए अगला आधे घंटे में देखते हैं, रिविजिट करते रहेंगे जरूरत पड़ी तो। चारों एक्सपर्ट्स को फिर से स्क्रीन पर लेकर आइए, अब इनसे जाना जाए ये लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को और कौन से स्टॉक्स इनके रडार पे। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, कैसा लग रहा है मार्केट का टेक्सचर? कल खैर सचिन ने भी बात करी थी सुबह 22,300 के आसपास थकावट वाली, वैसे ही हुआ भी। सचिन, प्रेफर्ड पिक्स कौन से ये भी बताइएगा। Good morning, Ashish ji. Good morning, Virender ji, and good morning to all the panelists. Clearly, I think 22,300 के आसपास एक अच्छा हर्डल नजर आ रहा है, वहां पर ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एंड कल के सत्र में भी हमने देखा था कि अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को निफ्टी ने काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया था, एंड उसके ऊपर एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश हुई थी जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 22,180 पर। तो जिस तरीके से अभी फिलहाल विक्स वापस ट्रेंड हो रहा है ऑन द हायर साइड 2050 21 का, अगर ये बैरियर टूट जाता है तो आई थिंक काफी अच्छी अपमूव वहां पर भी नजर आ सकती है। एंड मुझे लग रहा है उसी की वजह से थोड़ा सा आपको इस पर्टिकुलर जोन में कॉशियस ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन आपको डिप्लॉयड रखना है जब तक विक्स में एक अच्छा कूल ऑफ नहीं होता। तो यहाँ पर फ्रेश ब्रेकडाउन्स नजर आए हैं डॉक्टर रेड्डी के काउंटर में। यहाँ पर अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने तोड़ने का प्रयास किया है। 60 मिनट चार्ट पे एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन से ब्रेकडाउन हुआ है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक्सटेंडेड होना चाहिए। सो लगभग अराउंड 5680 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 5865 पे लगाना है। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन सुबह सुबह दी है। सो फ्रेश शॉट्स ऐड किए जा सकते हैं डॉक्टर रेड्डी के काउंटर में। एंड ऑन द लॉन्ग साइड मुझे लग रहा है मुथूट फाइनेंस काफी दिनों से एक अच्छे सस्टेनेबल अपट्रेंड में लॉक्ड इन रहा है। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 60 मिनट चार्ट पे। यहाँ पर इनफैक्ट एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है जो एग्जिबिट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर रैली लगभग अराउंड 1780 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। सो पोजिशनली मुझे लग रहा है अच्छे रिवॉर्ड टू रिस्क सेटअप में है। स्टॉप लॉस आपको 1696 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर्स में। ओके, मुथूट फाइनेंस गोल्ड 73,000 तो एक बार फिर से आज सारी की सारी गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? वीरेंद्र जी, आशीष जी, देखो ओवरऑल मार्केट का जो सिनेरियो यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने मिल सकती है, लेकिन कल भी मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्री 2 बजे के शो में रिकमेंड कर चुका था। मुझे अभी भी लगता है यहाँ पे अभी भी व्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा, तो पहला मेरा बाय कॉल रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्री ऊपर की तरफ। मैंने जो टारगेट दिए थे उसको ऊपर की तरफ 2620 के आसपास के टारगेट यहाँ पे भी आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 2510 के
के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। ओवरऑल डेली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर भी अच्छा साइन यहाँ पे दिखा रहा है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री बाय कॉल रहेगा। दूसरा मेरा आईटी से रहेगा इन्फोसिस। इन्फोसिस में कल जिस हिसाब से लास्ट कुछ दिनों में ट्रेडिंग हो रहा था शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के आसपास, तो उसके ऊपर आज आते हुए देखने मिल रहा है, आज वापस 1440 के ऊपर टिकते हुए देखने मिल रहा है। तो इन्फोसिस मेरा बाय कॉल रहेगा। 1418 का स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे लगाना है, ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हो 1500 के आसपास के टारगेट इन्फोसिस में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो मेरे दोनों भी कॉल बाय साइड करेंगे, एक बालकृष्ण इंडस्ट्री और दूसरा इन्फोसिस। ओके, आज सुबह चर्चा हो ही रही थी कि आईटी आउट परफॉर्म करेगा। इन्फोसिस 0.25% मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। इवन टीसीएस एक्स डिविडेंड 28 रुपए का एडजस्टमेंट प्ले आउट होना था, उसके बावजूद इन ग्रीन है। तो दरअसल 1% से ज्यादा का मूव है अगर मैं वो डिविडेंड को प्लॉ बैक करूं तो। आशीष बहेती साहब के पास चला जाए। बहेती साहब, एक बार फिर से आपको गुड मॉर्निंग। क्या रडार पे आ रहा है अब? गुड मॉर्निंग आशीष जी। पहला स्टॉक तो आईटी से ही रहेगा, बिरला सॉफ्ट। ये मिड कैप आईटी में अंडर प्रेशर में है, 200 एमआ और 20 एमआ दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है और आज ऊपर से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है इस जोन पे यहाँ पर इसमें बिरला सॉफ्ट में, और एक आउट परफॉर्मर रहा है लास्ट टाइम की जो मिड कैप आईटी की रैली थी। तो 605 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, 625 और 635 के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो गॉडरेज प्रॉपर्टीज। ये सेक्टर में भी काफी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है कंटिन्यूसली। ओवरऑल रियलिटी नंबर्स के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, और अगर आप लोढ़ा और अजमेरा और शोभा में भी देखेंगे तो बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बनी हुई है। तो गॉडरेज प्रॉपर्टीज में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना हो 2790 का कैसे मेंटेन करे, 2900 एंड 2950 के दो टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ये आईटी और रियल्टी, ये दोनों पॉकेट्स आज आउट परफॉर्म कर रही हैं और दोनों पॉकेट से एक बड़े बड़े पिक बहेती साहब ने दे दिया है। इस बीच आईएमडी के होसलीकर साहब रेडी हो रहे हैं, उनके पास जाऊंगा अभी। पहले अमित सेठ साहब से जरा उनके पिक जान लेता हूं, फिर जा रहा हूं आईएमडी पे चर्चा करने के लिए या मॉनसून पे चर्चा करने के लिए। सेठ साहब, रडार पे क्या? जी आशीष जी, इस समय अशोक लेलैंड रडार पे है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट स्विंग हाई अपना क्रॉस कर रहा है। 206.50 का दाम है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 202 रुपए का और टारगेट्स रहेंगे लगभग 212 रुपए के। दूसरा स्टॉक जो मेरे को पसंद आ रहा है इस समय डेट इज पेट्रोनेट एलएनजी। यहाँ पे भी एक अच्छा पुल बैक आके एक राउंडिंग पैटर्न से स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली निकल रहा है। अच्छा पुल बैक ट्रेड है। 310 के प्राइस है, स्टॉप लॉस 306 का रहेगा और टारगेट्स 318 के रहेंगे। अशोक लेलैंड और पेट्रोनेट एलएनजी भी रख लीजिए अपने रडार पे। बढ़िया मूव्स दिखा रहा है पेट्रोनेट इस समय। चलिए, कुछ बजिंग स्टॉक्स पे आगे चर्चा करता रहूंगा, लेकिन अब जरा मॉनसून को ट्रैक कर लिया जाए। भाई, इस गर्मियों में गर्मियों के बियॉन्ड दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो इलेक्शन का वर्डिक्ट और दूसरी तरफ मॉनसून की चाल। तो इलेक्शन का वर्डिक्ट तो क्लैरिटी नहीं है अभी अपने पास। मॉनसून को लेकर काफी हद तक आईएमडी ने कुछ क्लैरिटी कल शाम को दे दी, और उसी पे बातचीत करने के लिए केएस होसलीकर सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। होसलीकर सर, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, अपडेट आया है कि साउथ वेस्ट मॉनसून है, लाइकली केरला को 31 मई तक हिट करेगा। तो वो ऑनसेट का पीरियड होगा ±4 दिन। ये बेसिकली मतलब लॉजिकली 1 जून को ये वैसे भी हिट करता था, तो ये ऑन टाइम ही आ रहा है ऐसा मान के चलो, है ना? ऑन स्केड्यूल है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हाँ। जो मॉडल होता है, हाँ, स्टैटिस्टिकल मॉडल जो मौसम विभाग इसको यूज कर रहा है, इसके अपने कुछ प्लस पॉइंट्स रहते हैं और कुछ लिमिटेशंस भी रहते हैं। तो लिमिटेशन जो है वो ±4 डेज है। आपको याद होगा पिछले साल 8 जून को जो है मानसून केरल पे दस्तक दे गया था, और इस बार हमने कहा है कि 31 मई को जो है वो मानसून केरल में दाखिल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। नॉर्मल डेट पे आएगा वो तो ठीक। होसलीकर सर, कितना नॉर्मल रहेगा इस मॉनसून सीजन में? आप लोग क्या एंटिसिपेट, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मौसम विभाग ने पूरे देश के लिए 2024 का जून से सितंबर के मानसून के ऊपर जो सीजनल फोरकास्ट है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसमें ये कहा है कि पूरे देश में जो है अगर आप देखेंगे तो अबो नॉर्मल से अधिक रेनफॉल रहने की संभावना है। अगर आप आंकड़े में अगर हम बात करेंगे तो
जो देश का जो एवरेज रेनफॉल है उसके 106% जो है मानसून रहने की संभावना है। लेकिन ये फर्स्ट स्टेज का फोरकास्ट था, पूर्वानुमान था सीजनल। हम कुछ ही दिनों में मई के आखिर के सप्ताह में हम लोग और एक सेकंड स्टेज LRF लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मानसून का देगी, जिसमें और भी बहुत सारे अपडेट्स रहेंगे, जिसका फायदा जो है पूरे देश को और बाकी सब स्टेक होल्डर्स को रहेगा। सर इसका मतलब अभी तक अपने पास ये अपडेट है कि नॉर्मल टाइमलाइन पे आएगा, शायद हो सकता है अबव नॉर्मल इस बार का जून से सितंबर का ये साउथ वेस्ट मानसून का पीरियड रहे। क्या अभी इस पे लाइट शेड कर सकते हैं हम कि ये इसकी इंटेंसिटी और स्प्रेड को लेकर, स्प्रेड से मेरा मतलब है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री, नॉर्मल अबव नॉर्मल की उसमें श्रेणी में रहेगा, या अभी इतनी जल्दी प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है, थोड़ा और वेट करें उसके लिए? जो पूर्वानुमान हमने दिया है उसमें हमने बरसात के वितरण के भी बात की, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ये भी हमने कहा है कि कौन से इलाके हैं देश के जिसमें वो अबव नॉर्मल रहने की संभावना। कुछ हिस्से ऐसे है, जैसे मुझे याद है कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से, उसके बाद ईस्ट सेंट्रल जैसे उड़ीसा या उसके अगल बगल के हिस्से, और ऊपर नॉर्दर्न पार्ट, मोस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ पर शायद कुछ जगह पर जो है मौसम नॉर्मल या उससे थोड़ी सी कम रहने की संभावना है। बाकी अधिकतर देश में, पूरे भाग में मानसून अबव नॉर्मल रहने की संभावना है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। ये पहले स्टेज का पूर्वानुमान है। जैसे मैंने कहा है कि और एक 2 सप्ताह में हम लोग विल कम विद द सेकंड अपडेट्स व्हिच विल बी अनदर एडिशनल इनपुट। ओके सर, मैं आई थिंक ये स्टेट वाइज थोड़ी सी टिप्पणी आपकी और चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आई थिंक जो एक ला नीना की परिस्थिति होती है, ला नीना, वो एग्जैक्टली क्या लेटर पार्ट ऑफ द मानसून लाइक अगस्त सितंबर में उसकी चांसेस हैं? दैट मीन्स एक अच्छे और मानसून की परिस्थिति अगस्त सितंबर? आपने सही कहा, जो पूर्वानुमान मौसम विभाग ने दिया है और जो क्लाइमेट फोरकास्ट भी यही कह रहा है कि ला नीना जो इंडियन मानसून के लिए जो है वो पूरक रहता है, मतलब अनुकूल रहता है। वो जो है उसकी स्थिति मानसून के दौरान बीच में जुलाई के आसपास है, उसके बाद उभरने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो उसका फायदा जो है मानसून को होने की संभावना अधिक रहती है। ओके सर, एक और चीज़, अभी जब आप स्टेट वाइज और आई थिंक लोकेशंस वाइज टिप्पणी कर रहे थे, पिछली बार की बारिश में 2 स्टेट्स में काफ़ी डैमेज हुआ था, काफ़ी अगर आप देखें अबव रेनफॉल था एवरेजेस से, वो थे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इस बार वहाँ परिस्थिति कैसी रहेगी? कुछ पूर्वानुमान देंगे आप हमको यहाँ पर, माउंटेन स्टेट्स जो है? जो पूर्वानुमान हमने दिया है, ये जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता है, ये पूरे जो फर्स्ट स्टेज का होता है वो पूरे देश के लिए होता है, और जो आंकड़े हैं जिसको हमने अबव नॉर्मल कहा है, तो ये पूरे देश का एक एवरेज रेनफॉल को पकड़ के हमने कहा है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसमें अगर हम बात करेंगे तो जो इलाकों की आपने बात की, जैसे उत्तराखंड है या उसके आसपास के इलाके हैं, तो यहाँ पर जो है वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखा रहा है कि अबव नॉर्मल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपने पिछले साल की बात की, पिछले साल जो मानसून था उसके ऊपर अल नीनो जो है वो उसका प्रभाव था और ये रहा, जिसके कारण जो है मानसून जो है अलग अलग महीनों में काफी डिस्ट्रीब्यूशन वाइज काफी चैलेंजिंग रहा, और इसके चलते जो है आंकड़े हालांकि तकरीबन 96% पार कर गया, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफी चैलेंजिंग रहा। परफेक्ट। जिसके चलते इस बार के मानसून के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजरें जो है वो गड़ी है। पूर्वानुमान ये है अबव नॉर्मल, और कुछ जो स्थितियां है जैसे इंडियन ओशन डाइपोल जिसकी हम बात करते हैं, वो पॉजिटिव आने वाले समय में होने की संभावना है, जो मानसून के लिए अनुकूल है। ला नीना जो मानसून के लिए फिर एक बार अनुकूल है, वो भी जो है वो मानसून के दौरान जुलाई के आसपास ये फिर एक बार आपको दिखाई देगा। तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि मानसून जो है वो अच्छा रहने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिसके चलते इसी तरह का पूर्वानुमान है कि मौसम पूरे देश में जो है बरसात जो है वो अबव नॉर्मल रहने की संभावना है। हालांकि वी हैव टू वेट फॉर और एक अपडेट हम आपको जरूर देंगे तकरीबन 25 और 30 मई के दौरान, और एक सेकंड अपडेट आएगा जिसमें हम थोड़ी और विस्तृत जानकारी देंगे कि जैसे नॉर्थ वेस्ट भारत में बरसात कैसे रहेगी,
सेंट्रल भारत वो में किस तरह से बरसात रहेगी, दक्षिण भारत में कैसे रहेगी और नॉर्थ ईस्ट भारत बिल्कुल में ठीक। कैसे। होसाली सिकर सर, थैंक, मेरे पास समय नहीं है तो मैं जानना चाहती, हर बार वीरू कहते हैं इस बार बहुत गर्मी पड़ी, बहुत बारिश होगी, कोई साइंटिफिक रैशनल है उसके पीछे, ये हवा में बातें करते हैं? किसी और दिन आपसे जानूंगा, लेकिन आज जुड़ने के लिए और डिटेल शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। मार्केट बिग वॉइसेस की तरफ बढ़ा जाए। पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की पुनीता कुमार सिन्हा मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। पुनीता मैम, गुड मॉर्निंग। ये लॉजिक सही है कि बहुत गर्मी पड़ती है तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, ये लॉजिकल है या अपन लोग ऐसे ही बोल देते हैं? अब मैं तो मीटियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, बट ये जरूर कहूंगी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हाँ वेदर पैटर्न्स थोड़े ज्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। एंड जहाँ पर दैट इज ज्यादा ट्रू। गर्मी पड़ हाँ, रही है वहां ज्यादा ठंड पड़ रही है, और जहाँ ज्यादा ठंड पड़नी चाहिए वहां पे बारिश और स्नो नहीं हो रही। अरे मैं तो मजाक में, तो नहीं ये तो सच है। वेदर पैटर्न जो डिस्टर्ब हुए हैं, कुछ दिन पहले दिल्ली ने रियलाइज किया था, अभी मुंबई ने भी करा कुछ ही दिन पहले। अच्छा पुनीता मैम, मार्केट्स, इंडियन इक्विटी मार्केट्स कैसे लग रहा है? अब इतने सारे इवेंट्स सामने खड़े हुए, अनफोल्ड होने हैं, आप लोग का अप्रोच क्या है? आप लोग कॉशियस हो, या आजकल आईटी कंपनीज कहती हैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं, या आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हो इस समय इंडियन इक्विटीज को लेकर? देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो इंडियन एक्विटीज ऑप्टिमिस्टिक ही रहेगा, क्योंकि अगर देखें लास्ट 10 इयर्स में सबसे परफॉर्मिंग मार्केट्स लास्ट 10-20 इयर्स में यूएस मार्केट्स रही हैं डॉलर टर्म में, और उसके बाद इंडियन मार्केट्स जो है वो नंबर 2 नंबर 3 पर घूम रही है। तो हिस्टोरिक रिटर्न्स के पैटर्न पे इंडियन मार्केट्स आर अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। और अगर हम फ्यूचर में भी देखें, जब तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में काम करेगा, तब तक इंडियन एक्विटी मार्केट्स जो हैं सिंपली बेस्ड ऑन डिमांड, हम लोग की डिमांड ग्रोथ इतनी स्ट्रांग रहेगी, कंज्यूमर डिमांड स्ट्रांग रहेगा कि ये अर्निंग्स जो है वो काफी हद तक अच्छी रहेंगी। और तो मार्केट वैल्यूएशंस अगर ढंग की रही और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी, तो हमारी मार्केट्स ठीक ही करेंगी। तो आई एम नॉट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, आई एम ऑप्टिमिस्टिक मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बट शॉर्ट टर्म अभी कुछ कुछ अनसर्टनिटीज हैं, और साथ साथ में जैसे कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट्स की संभावना आज बढ़ी, इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आया। इंडिया में इन्फ्लेशन का डेटा इतना अच्छा नहीं आया, और आपने जहां देखा कि एसबीआई ने भी अपने डिपॉजिट रेट्स बढ़ा दिए हैं, तो उसका मतलब है कि वो शायद कल को लेंडिंग रेट्स भी बढ़ाए, या फिर उनका मार्जिन निम स्क्वीज होगा। तो और साथ साथ चाइना में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आती दिख रही है, और इंडियन मार्केट्स जो है बहुत बेनिफिट की हैं चाइना के प्रॉब्लम्स को लेकर। तो वो जो थोड़े से शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स है, और जहां हमारी वैल्यूएशंस है अभी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो मतलब हाई साइड पे ही है, तो वहां पे थोड़े बहुत रिस्क अगर आए और अर्निंग्स भी नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ी बहुत मिस कर गई, तब हमारी मार्केट में रिस्क है। पर वैसे ऐसा कोई रिस्क नहीं है, तो ठीक है, कोई मेजर रिस्क नहीं है। मीडियम से लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए ऑप्टिमिस्टिक भारतीय बाजारों में बढ़िया रहेंगे भारत के शेयर बाजार। पुनीता मैम, आप तो बहुत ज्यादा समय यूएस में स्पेंड करते हो और वहीं से बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग की जरूर बातचीत होती होगी। एक तो फेड क्या करेगा, क्या कहेगा, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। पहले बात क्या हो रही थी साल की शुरुआत में, और अब कंफ्यूजन जैसे जैसे ईयर प्रोग्रेस कर रहा है और बढ़ रहा है। दूसरी तरफ वो एफआईएस की रिलेंटलेस सेलिंग, मतलब हर दिन इंडिया में आधा आधा बिलियन डॉलर का माल छूट रहा है। इस तरह से वो एग्रेसिव सेलिंग कर रहे हैं। चल क्या रहा है मैम? देखिए, यूएस में इतना कोई यूएस में भी इलेक्शन ईयर है, और इंडिया में भी इलेक्शंस चल रहे हैं, तो यूएस में भी ये जो कंफ्यूजन इलेक्शंस तक चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी सारा फोकस ज्यादातर आजकल इलेक्शंस पे है, और उससे पॉलिसी पर क्या होगा। तो इसलिए मार्केट्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी यूएस में रहेगी। और हालांकि आज का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया, उससे तो उससे रेट कट की संभावना की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। अभी 70% लोग सोच रहे हैं, 70% प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट होगा सितंबर तक। तो अगर ऐसे हुआ तो यहाँ की मार्केट्स जो है, जैसे आज उन्होंने परफॉर्म किया और आज ग्लोबल मार्केट्स परफॉर्म कर रही हैं,
वो यही बेट कर रही हैं कि इंटरेस्ट रेट कट्स होंगे। पर इलेक्शन की अनसर्टेनिटी तो यहाँ भी है, और साथ साथ में कमोडिटी प्राइसेस जो हैं उन पे भी एक पॉजिटिव प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे कि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर ही गई है, हालांकि इन बहुत शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी करेक्शन हुई है, बट ट्रेंड है कि यूएस डॉलर वीकन करेगा, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज और इंडियन रुपी शायद पॉजिटिव ट्रेंड में जाए, और इंटरेस्ट रेट कट्स यूएस में होंगे। तो ये एक मैक्रो जो बैकड्रॉप है ये बन रहा है। तो इससे इंडिया में क्या होगा? इंडिया में मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद अगर तो स्टेबल गवर्नमेंट जैसे कि सब सोच रहे हैं होगी वैसे ही बनी, तो फिर फ्लोज वापस आएंगे, और ऐसे कोई चिंता की बात नहीं होगी। मॉनसून्स वगैरह तो हर साल ही कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी लगी रहती है, पर अगर गवर्नमेंट स्टेबल रही तो गवर्नमेंट फिर कुछ पॉलिसी एक्शन करेगी, और फिर साथ साथ में आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड, गवर्नमेंट स्पेंड, बजट उस पे ध्यान देंगे। तो जब तक इलेक्शंस आउट ऑफ द वे नहीं होते, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलेगा, और साथ साथ में चाइना अगर थोड़ा इम्प्रूव होता हुआ गया तो एफआईआईज की जो फ्लोज हैं कुछ कुछ चाइना की तरफ भी जाएंगे, इसीलिए आप थोड़ा बहुत इंडिया में भी सेलिंग देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक तो इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी वैल्यूएशंस भी हाई हैं। वो आपने जब कहा मीडियम से लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हो, मैं आपसे की थीम्स जिस पे आप लोग दाव लगा रहे हो उस पे आता हूं, लेकिन वीरू इस बीच मार्केट्स देखिए, अपन जिस ब्रैकेट की बात कर रहे थे वो 22,213 और 22,190 उस ट्रेजेक्टरी को वायलेट करता हुआ निफ्टी इस समय 180 के जोन्स पे। बिल्कुल आशीष, और मैं बताऊं, आई मीन जो सुबह हम बात करते हैं मॉर्निंग कॉल में सुबह सुबह कि आपका एक बंदा बेचने के लिए बैठा हुआ है, जैसे ही आपको थोड़ी सी अगर आप देखें पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग मिली, सेल। और मुझे लगता है आशीष उन्होंने इंडेक्स हार लेवल से बेचा हुआ है, 213 टूटा, 213 टूटने के बाद मैंने जैसे कि कहा था कि कल क्या लो रिविजिट करेंगे आशीष। और एक और बात, कल का स्विंग लो था 22,149, अगर वो टूटता है तो शायद ये क्लोजिंग और ख़राब हो जाएगी। तो वाकई, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने सेल टारगेट पे जाता हुआ इस वक्त 47,500। भाई साहब थोड़ा सा प्रेशर है, ये कहा भी था एक्सपायरी का देना थोड़ा सा वाइल्ड हो सकते हैं मूव्स। क्विकली पुनीता मैम, की थीम्स ये मीडियम से लॉन्ग टर्म होराइजन के लिहाज से आप लोग कहां पे दाव लगा रहे हो? देखिए, एक तो मेरे ख्याल से फार्मा सेक्टर जो है वो लॉन्ग टर्म थीम है, और फार्मा में चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे डायग्नोस्टिक्स हो, चाहे ड्रग्स हो, सब तरीके से इंडिया की पेनिट्रेशन, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ग्लोबल कंपैरिजन्स में लैग कर रहा है, और वहाँ पर बहुत पॉजिटिव मुझे लगता है डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। साथ साथ यूएस जेनेरिक मार्केट में भी इंडियन कंपनीज का जो है परफॉर्मेंस वो इम्प्रूव होता हुआ लग रहा है। तो एक ये सेक्टर है, ये एक समवॉट डिफेंसिव सेक्टर है, ये सिक्लिकल सेक्टर नहीं है, तो ये एक लॉन्ग टर्म थीम मैं हमेशा ही पसंद करूंगी। शॉर्टर टर्म समझ लीजिए 1-2 साल के लिए मेरे ख्याल से रियल एस्टेट जो कि काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है वो एक थीम बना रहेगा। आईटी जो एक काफी लैगर्ड रहा है, वहां पर अगर यूएस में इन्फ्लेशन कम हुई और इकोनॉमी जो है थोड़ी स्टेबल हो गई और इलेक्शंस के बाद वहां पर इस सेक्टर में बेटर परफॉर्मेंस हो सकती है, ठीक और वहाँ वैल्यूएशंस भी ठीक है, तो वहाँ भी देखना चाहिए। वैसे तो इंडिया में कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर ग्रोथ है, यस तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना जरूरी है। फाइनेंशियल्स हमेशा ही अच्छे रहते हैं क्योंकि वो एक प्रॉक्सी है, तो वहां पर भी आपको सिलेक्टिव होके, बिल्कुल ठीक है। कैप गुड्स में सिलेक्टिव होके, सिलेक्टिवनेस तो होना ही पड़ेगा, बट थीम्स जो है मैंने कुछ कुछ तो बताए हैं आपको। ओके पुनीता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। वैसे हमने एक कंटेस्ट शुरू करा था, बूझो और जीतो। हाँ, और वो सचिन और विकास के लिए था कि आप लोग बूझो निफ्टी की एक्सपायरी और जीतो। तो अभी लेकिन टाइम नहीं है, अगली बार पूछू क्या? सचिन बूझो और जीतो, निफ्टी का एक्सपायरी होगी। डिफिकल्ट है, बट मुझे लग रहा है कहीं जाकर 22,200 के नीचे ही होनी चाहिए। ये आंसर नहीं है, ये 22,200 के नीचे नहीं। गलत आपको पॉइंट पॉइंट करना है, जो आप में से ज्यादा पास आएगा वो जीतेगा, ऐसे थोड़ा ना होता है।
एग्जैक्ट नंबर वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा चलिए, अगली बार के लिए तैयारी करेंगे। आज के लिए नहीं, आप दोनों का भी जुड़ने के लिए धन्यवाद। और नीरज जी स्क्रीन पे रेडी नजर आ रहे हैं आपको। अब अपन हैंड ओवर दे देते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। ओवर टू यू। यार मेरा तो अभी वो सिस्टम ही नहीं खुल रहा है। ओह, मैं बताता हूँ आपको, बाजार फ्लैट पड़ा है। वो 22,340 तक गया आज फिर से। कल 22,300 तक गए थे, बस पड़ गए। आज वो 330, 340 के जोन पे गए, फिर मुनाफा वसूली आ गई। और एशिया सब बढ़िया कर रहा है। तो 22,200 से 22,800 के बीच में झूल रहे हैं। 22,200 से 22,800 के बीच में, है ना? 22,200 से 22,800। अभी तो 22,200 के नीचे आ गया मामला। कितना? 10 पॉइंट। हाँ 10, बीच में 165 तक खींचे थे। पर हाँ, थोड़ा सा पस पड़े, प्रॉफिट टेकिंग का मूड है, मामला थोड़ा गड़बड़ है। लाइए हेडलाइंस दिखाइए। अरे यार, आप लगे रहो, मैं हेडलाइन पढ़ता हूँ आपके लिए। पढ़ो।